हेलो दोस्तों, आज प्रोनाउंस के फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही प्रोनाउन इंक्लूड करा है, वो भी इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोनाउन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मैं आपको अकेला रिलेटिव प्रोनाउन इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और हाँ, बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे वो आप राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एरर्स में बहुत ज़्यादा एरर इसमें से आती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, व्हाट और बट, ये आपको सारे रिलेटिव प्रोनाउन सीखने हैं। कौन सा कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और उसे हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लोज एंड कनेक्ट्स इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज। दो क्लोजेस आपको वहां पर मिलेंगे जो एक इंडिपेंडेंट क्लोज को रिलेटिव क्लोज से जोड़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ आपके पास एग्जांपल्स हैं हु, विच, दैट, व्हाट एंड बट, जो 5 रिलेटिव प्रोनाउंस आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हु, विच, दैट, कि इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 3 वर्ड हैं आपके सामने, हु, विच और दैट। सबसे पहले जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, आई नो द बॉय टीच्ड यू। अब ये सेंटेंस देखें आपके सामने, आई नो द बॉय टीच्ड यू। मैं भाई उस लड़के को जानता हूं जिसने आपको टीच किया था। तो ये जिसने आपको टीच किया था या जो आपको टीच करता है, ये जो वर्ड है यही रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहां आपके पास क्वेश्चन अब क्या रहेगा, हु, विच, दैट, क्या आएगा। तो यहां पर फिलहाल हु आएगा। अब वो कैसे आएगा वो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आप सीखें कि कैसे वो रिलेटिव क्लोज है, कैसे वो डिपेंडेंट क्लोज है और कैसे वो एक मेन सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कंजंक्शन जैसा रोल भी ये प्ले कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ हु भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। अब ये तीनों के अलग अलग यूजेस क्या हैं, चलिए उसे समझते हैं। आपने यहाँ वर्ड देखे, 3 वर्ड देखे, हु, विच और दैट। तो यहाँ पहले सिंपली हम सीखेंगे कि इनका यूज है क्या, कब कौन सा आएगा। हु आप लगाएंगे पर्सन्स के लिए। किसके लिए लगाएंगे, पर्सन्स के लिए। जब आप पर्सन्स की बात कर रहे होंगे, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, तो उस केस में आप हु का यूज करेंगे। विच का यूज आप करेंगे एनिमल्स और थिंग्स के लिए, कि अगर आपको लगे आप एनिमल्स और थिंग्स की बात कर रहे हैं तो आप विच लगाइएगा। तो विच का यूज होगा एनिमल्स और थिंग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन में। और दैट हम आगे चलकर सीखेंगे, ये ऑल, ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है, पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग। तो पहली बात आपने जो समझी है वो हु, विच और दैट का डिफरेंस आपने समझा कि कब हु आएगा, कब विच आएगा और कब दैट आएगा। तो देखते हैं हु, विच और दैट पर किस तरीके से एरर बन सकती है, कैसे कंफ्यूजन होती है। तो एक सेंटेंस यहां पर आप देखेंगे, आई हैव रेड द बुक यू गेव मी। तो अभी तक हमारे पास क्या नॉलेज है हु, विच, दैट को लेकर। हु पर्सन्स के लिए, विच थिंग्स और एनिमल्स के लिए, दैट किसी के लिए भी आएगा। तो अभी हम दैट को सेपरेट रखते हैं। और अगर यहाँ पर हम हु और विच को सोचे कि क्या आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। द बुक किसके लिए लग रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ द बुक के लिए, तो वो क्या होगा, विच। और ये जो द बुक है, ये है क्या एक्चुअली, इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। जिस वर्ड के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं वो एंटीसीडेंट होता है। ध्यान से सीखिएगा, जिस वर्ड के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो वर्ड उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। तो एंटीसीडेंट आपका पर्सन है तो हु, एंटीसीडेंट कोई एनिमल और थिंग है तो विच। दैट के केसेस हम आगे जानेंगे। तो अब अगला सेंटेंस आप यहां पर देख सकते हैं, आई हैव met the boy
आई हैव मेट द बॉय डैश कॉल्ड मी अप, मतलब मैं उस लड़के से मिल चुका हूं जिसने मुझे कॉल किया था। तो यहाँ एंटीसीडेंट आपको साफ समझ आ रहा है, द बॉय है, द बॉय एंटीसीडेंट है तो पर्सन है, और पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। तो अभी तक की नॉलेज से सिर्फ हमने ये सीखा कि हु किसके साथ आएगा, पर्सन्स के साथ, विच किसके साथ आएगा, थिंग और एनिमल के साथ, और एंटीसीडेंट हमने सीखा कि जिसके लिए हु लग रहा है, जिसके लिए विच लग रहा है, जिसके लिए दैट लग रहा है, वो एंटीसीडेंट है। और उसमें एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये एडजेसेंट होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। द बॉय एकदम से उसे फॉलो करना चाहिए, उसका रिलेटिव प्रोनाउन जो भी है वो हु, या थिंग्स के लिए विच है तो विच आना चाहिए। तो ये था डिफरेंस हु और विच में। अब हु के भी अपने आप में कुछ केसेस होते हैं, चलिए उन केसेस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगली कंफ्यूजन क्या आती है, अगली कंफ्यूजन आती है हु, होम या हुज। ये अगला डिफरेंस आपको समझना है। हु और विच को हम सीख कर आ गए हैं, अब हम सिर्फ हु पर रुकेंगे, हु, होम और हुज। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, चलिए देखते हैं उसका बेसिक डिफरेंस। देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हु सब्जेक्टिव, होम ऑब्जेक्टिव और हुज पॉजेसिव। आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन में आपको स्पेशली बताया था सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पॉजेसिव केस क्या होता है। ये केसेस हमने सारे सीखे थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ देखते हैं अब हम ये इसमें क्या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव है। बिल्कुल उसी पर्सनल प्रोनाउन की तरह यहाँ पर भी चलेगा। जैसे वहां मैं क्या एग्जाम्पल लेता हूँ, वहां से आई लिया था हमने, तो आई सब्जेक्टिव होता है, मी ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके बाद आप देखते हैं माई पॉजेसिव होता है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी वही है कि हु सब्जेक्टिव है, मतलब कि आपको लगे केस नॉमिनेटिव है तो हु लगाइए, आपको लगे केस ऑब्जेक्टिव में है तो होम लगाइए, और आपको लगे पॉजेसिव में है तो हुज लगाइए। आप सिंपली कह सकते हैं जहां आपको लगे ही आ सकता है तो वहां हु भी आ सकता है, जहां आपको लगे हिम आ सकता है तो वहां हुम आ सकता है, और जहां आपको लगे हिज का सेंस आ रहा है तो वहां पर आप हुज लगा दीजिएगा। इस तरीके से आप इसे समझिएगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं एक सेंटेंस। यहां ध्यान से देखिएगा, आई नो द मैन डैश टॉट यू, आई नो द मैन डैश टॉट यू। तो यहां आप देख पा रहे हैं मुझे डिसीजन लेना है हु या होम। जब आप इसमें डिसीजन लेंगे हु और होम में, तो आपको क्या लगाना होगा, यहां आपको लगाना होगा हु। आई नो द मैन हु टॉट यू, ये कैसे आपको पता लगा। अब हु का एंटीसीडेंट क्या है, द मैन। अब मैन पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, आपने कहा पढ़ा रहा है तो नॉमिनेटिव केस में हुआ ना, तो बस आप उस एंटीसीडेंट से पता लगाइए कि वो डूअर के सेंस में है या रिसीवर के सेंस में। तो यहां आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बोलता तो कैसे बोलता, द मैन टॉट यू, तो मीन्स वो सब्जेक्टिव पोजीशन लिए हुए है, और अगर वो सब्जेक्टिव पोजीशन लिए हुए है तो आपको क्या लगाना होगा, हु। हाँ, अगर वो ऑब्जेक्टिव पोजीशन में होता, वो रिसीवर होता है वर्ब का, और वो काम का रेसिपिएंट होता, तो आप क्या लगाते हैं, होम लगाते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे आप इस सेंटेंस को लिखें, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय डैश यू टॉट। तो आप इस एग्जांपल में साफ साफ देख सकते हैं हमें हु या हुम किसके लिए लगाना है, द बॉय के लिए। अब बस आप समझिए, लड़के ने पढ़ाया या लड़के को पढ़ाया गया, आपने कहा लड़के को पढ़ाया गया, तो यहां वो रिसीविंग सेंस में आ गया, तो आप क्या लगाएंगे, होम। सो आई नो द बॉय हुम यू टॉट। अगर वो डूअर के केस में होता है, जैसे आप कहें आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल हु वन द प्राइज, तो यहां पर हु क्यों आया, क्योंकि लड़की ने प्राइज जीता। तो यहां पर फिर से वो नॉमिनेटिव केस में, तो बस आपको क्या पता करना, हु किसके लिए लगा, गर्ल के लिए। गर्ल कुछ कर रही है, हाँ कर रही है, क्या कर रही है, प्राइज जीत रही है। और अगर वो रिसीविंग एंड पर होती, जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल होम आई टॉट लास्ट ईयर। तो भाई इस केस में आप देख पा रहे हैं गर्ल कुछ नहीं कर रही है, गर्ल्स रिसीव कर रही है वर्क को, तो हमने क्या लगाया, होम लगाया, कि दिस इज द गर्ल होम आई टॉट लास्ट ईयर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हु और होम में। चलिए दोस्तों देखते हैं हुज का यूज हम कैसे करेंगे। हु और होम में आप डिफरेंस कर चुके हैं। हु नॉमिनेटिव केस है, होम
आपने कहा ऑब्जेक्टिव केस है। जब आपको लगे एंटीसीडेंट वो जिसके लिए हु यूज हो रहा है वो काम कर रहा है तो हु लगा दीजिए, उस पर काम हो रहा है तो आप हुम लगा दीजिए। अब हम एक केस देखते हैं हुज, ये कब यूज होगा। मैंने आपको अभी अभी बताया हुज का यूज हम कब करेंगे, मान के चलिए हिज और हर के सेंस में, मीन्स पॉजेसिव के सेंस में। जैसे आपने कहा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whose father is in prison। भाई ये वही लड़का है जिसके फादर जेल में है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, अगर जब आपको सोचना था हुज आएगा या हु आएगा तो आप यहाँ पर इस पर रुकिएगा यहाँ पर, और आप यहाँ पर तीनों वर्ड लिख कर देखिए, हु, होम और हुज। ठीक है जी। अब मैं इसे ही से लिखता हूँ, ही, हिम और हिज। अब सोचिए अगर हुज ना होता या ही का कोई केस होता तो आप क्या बोलते, ही फादर नहीं बोलते, हिम फादर नहीं बोलते, आप क्या बोलते, हिज फादर। तो इसे तो हम पॉजिटिव केस कहते हैं। तो जब ये हु के केस में होगा तो हुज फादर, हुज ब्रदर, हुज बाइक, हुज कार, तो साथ में कोई पजेशन होगी तो आप हुज लगाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। हु और हुम में थोड़ा डिफरेंस है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर यहाँ तो बहुत इजी कंसेप्ट है ये, और हुज को आप आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और बताइएगा हु आएगा या हुम आएगा। आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर लिख भी सकते हैं हु या हुम, उसके बाद आप चेक कीजिएगा वीडियो में आकर क्या आपके आंसर ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने यहाँ पर। तो आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस इज द गर्ल डैश हेल्प मी वेरी मच। तो यहाँ पर आपने कहा जो हु या हुम लगाना है आपको वो गर्ल के लिए लगाना है, और आपने यहाँ पर क्या देखा, जब आप हु या हुम गर्ल के लिए लगाने जा रहे हैं कि गर्ल की मदद हो रही है, गर्ल मदद कर रही है, कर रही है। तो अगर वो डूअर के सेंस में है तो आप नॉमिनेटिव केस यहाँ पर लेंगे और आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, हु। तो इस तरीके से आपने हु और हुम के डिफरेंस को समझा। अगला देखते हैं, द बॉय डैश यू बीट इज हेयर। द बॉय यू बीट, पीटा किसने है, यू ने, बॉय ने तो कुछ नहीं करा। द बॉय whom you beat, the boy whom you beat is here। अगला देखते हैं, the girls dash you wanted to meet। गर्ल्स तो डूअर के केस में नहीं है, तो the girls whom you wanted to meet have come। this is the girl all admire। तो डूअर तो यहाँ all हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, whom। this is the girl whom all admire। और अगला देख सकते हैं, I like the boys dash help the poor, यानी कि लड़के मदद कर रहे हैं, who help the poor। तो इस तरीके से आप who और whom का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, who, whom या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन वो अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल नहीं है। ये चीज आप देखकर चलिएगा कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे हु के साथ इज आएगा या आर आएगा तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा अपने एंटीसीडेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंटीसीडेंट जिसके लिए वो लग रहा है। तो आप यहाँ हु, दैट, विच किसी को भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं मान सकते। जैसे यहाँ द बॉयज था तो आप देख पा रहे हैं मैंने हु लिखा तो मैंने यहाँ हेल्प्स नहीं करा, मैंने हेल्प करा, क्योंकि प्लूरल के साथ एस नहीं लगता। और अगर यहाँ बॉय होता तो मैं इसे क्या कर देता, हेल्प कर देता। तो एक चीज और जानकर आप आगे बढ़िएगा कि हु, विच, दैट ये सिंगुलर या प्लूरल अपने आप में नहीं है, टोटली डिपेंड ऑन एंटीसीडेंट। कि एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर तो वो सिंगुलर। जैसे आप कहें दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु हैज वन द अवार्ड, हु हैज वन द अवार्ड, तो मैंने हु के साथ क्या लगाया, हैज, क्योंकि बात किसकी हुई थी, बॉय की। अगर आप इस तरह से बोले दीज आर द बॉयज हु हैव वन द अवार्ड, तो यहां पर आपने हैव लगाया, क्यों, क्योंकि हु किसके लिए लगा था, आपने कहा बॉयज के लिए लगा। तो प्लूरल के लिए लगा तो प्लूरल मान लीजिए, सिंगुलर के लिए लगा तो सिंगुलर मान लीजिए। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, आई हु एम योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। तो आई हु एम मैंने क्यों करा, मैंने हु इज क्यों नहीं करा, क्योंकि हु किसके लिए लगा, आई के लिए लगा। आई के साथ क्या आता है, इज या एम, तो आप कहेंगे एम आता है। तो वहां हु आर या हु इज आप नहीं कर सकते थे, आपको एम करना होगा। और ये आपको सीखना बहुत जरूरी है कि हु, विच, दैट ना सिंगुलर है और ना प्लूरल है। एंटीसीडेंट के ऊपर ये टोटली डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं विच। दोस्तों ये ज्यादा इजी है। यहां इजी क्या है इसे ध्यान से देखिएगा।
क्यों इजी है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कोई चेंज ही नहीं है, चाहे विच को आप सब्जेक्टिव में यूज करें चाहे ऑब्जेक्टिव में विच ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हु और हुम वाला यहाँ कोई केस बनेगा ही नहीं, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। जैसे आप सेंटेंस देख सकते हैं, दिस इज द कैट, दिस इज द कैट विच वॉज क्राइंग लास्ट नाइट। भाई ये वही कैट है जो पिछली रात रो रही थी। तो यहाँ तो ये नॉमिनेटिव केस था, मगर हमें पता तो चलेगा नहीं देखने से, क्योंकि विच नॉमिनेटिव हो या ऑब्जेक्टिव वो दोनों में सेम रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम रहेगा। तो दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच आई रेड यस्टरडे। तो एक केस में आपने कहा नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव है, एक में ऑब्जेक्टिव है, बट पता तो लगेगा ही नहीं। बस विच में आपको क्या है ध्यान रखना है, बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए लगेगा, ये पर्सन्स के लिए नहीं लगेगा। और एनिमल्स के लिए हु नहीं लगेगा, विच लगेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ऑफ विच कैसे लगेगा, जहां आपको लगे हुज आता है, किसके लिए, पर्सन्स के लिए, तो थिंग्स के लिए क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। आप एक सेंटेंस यहां पर देख सकते हैं कि विच का यूज मैं कैसे करूंगा। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने कहा दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, तो कहीं ना कहीं आप बोलना चाह रहे थे हुज लेग्स, हुज लेग्स। तो बस टेबल है तो वहां हुज तो नहीं आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन। तो लीजिए कितना आसान था ये भी। अगर यहीं पर टेबल की जगह कोई पर्सन होता तो दिस इज द बॉय हुज फादर, हुज टेबल आप ऐसे बोल देते। बस थिंग होगी तो हुज नहीं आकर के आएगा, ऑफ विच आएगा, और बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो विच के तीनों केसेस बहुत ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों जगह विच आएगा। और जहां आपको लगे हुज यानी कि पॉजेसिव में हुज आना चाहिए, तो नॉन लिविंग थिंग मीन्स आप थिंग्स पर अगर बात कर रहे हैं तो हुज की जगह वहां क्या आ जाएगा, ऑफ विच। यहां पर आप देख सकते हैं प्रेपोजिशन प्लस विच। अगर आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि उस सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ रही है और आप वहां पर विच वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो विच के पहले ही आप प्रेपोजिशन लगाओगे। जैसे आप कहें दिस इज द चेयर, दिस इज द चेयर ऑन विच आई वॉज सिटिंग। तो बहुत आसानी से इस एग्जाम्पल को आपने समझा, क्योंकि चेयर, आई वॉज सिटिंग ऑन चेयर आप ऐसे बोलते हैं, तो आपको पता है सिटिंग के साथ वहां पर ऑन आना था चेयर के बीच में। तो बस आपको एक रूल यहां पर अप्लाई करना है, जब भी आपको लगे विच के साथ उस वर्ब में आगे चलकर प्रेपोजिशन आने वाली है, तो वो प्रेपोजिशन आप विच से पहले लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं दैट, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों है इंटरेस्टिंग, क्योंकि हु के लिए कुछ सर्टेन केसेस थे कि पर्सन के लिए लगेगा, विच के लिए भी कुछ केस था कि ये इस पर्टिकुलर केस में लगेगा, एनिमल्स और थिंग्स के लिए लगेगा, बट दैट सभी के लिए लगेगा। मगर कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे होंगे जहां सिर्फ दैट लगेगा, वो हम आगे चलकर सीखेंगे। यहां आप देख सकते हैं सेंटेंसेस, आई हैव लॉस्ट द वॉच। तो वॉच यहां पर मैंने दिखाया आपको थिंग है, मगर उसके लिए भी दैट लग गया। आई लाइक पीपल, पर्सन है, मगर उसके लिए भी दैट लग गया। और डू यू रिमेंबर द गर्ल्स, फिर से पर्सन है, मगर उसके लिए भी दैट लगा। और अगला आप देख सकते हैं वेयर इज द गर्ल, पर्सन है और उसके लिए भी दैट लगा। तो थिंग के लिए, एनिमल के लिए, पर्सन के लिए, सबके लिए दैट लग सकता है। मगर कुछ स्पेशल केसेस हमें समझने होंगे जहां सिर्फ दैट लगता है और दैट की कंपल्सन होती है वहां लगाना। यहां आप विच या हु लगा सकते थे, मगर कुछ केसेस, जैसे आप पहला रूल यहां पर देख सकते हैं दैट का, पर्सन प्लस थिंग के साथ दैट आएगा। इसे समझिएगा, अगर आपको जो एंटीसीडेंट है मीन्स जो सब्जेक्ट है वहां पर एंटीसीडेंट में आपको दिखता है कि एक पर्सन है और एक थिंग है, और उसमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तो वहां दैट आएगा। जैसे आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, द बॉय एंड द डॉग वेंट मिसिंग हैव बीन फाउंड। ये सेंटेंस आप देखिएगा जी। अब यहां आप देख पा रहे हैं द बॉय एंड द डॉग,
देखो बॉय को देखकर आप हु लगाने के लिए जा रहे थे, बट वहां आपने देखा डॉग भी तो है। डॉग को देखकर आप विच लगाने जा रहे थे, मगर वहां बॉय भी तो है। हु एंड विच दोनों तो हम साथ में नहीं लगाएंगे। तो इस कंडीशन में आप 100% वहां क्या लगा दीजिएगा, दैट। तो जब भी आपको लगे कोई एंटीसीडेंट कंप्राइज कर रहा है, उसमें एक पर्सन है और उसके साथ साथ थिंग और एनिमल, दोनों में से कोई एक है, तो आप वहां पर क्या लगाइएगा, दैट लगाइएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हु और विच का आपको मिक्सचर दिखाई दे रहा हो, वहां पर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा हो, तो हु और विच दोनों तो नहीं आएंगे, तो वहां पर आप क्या लगाइएगा, दैट लगाइएगा। अगला केस देखते हैं दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री प्लस दैट, कि अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे आप वर्ड यूज करते हैं गुड, तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट। आप वर्ड यूज करते हैं ग्रेट, तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ग्रेटेस्ट। और अगर आप वर्ड यूज करते हैं ब्यूटीफुल, तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिखाई देते हैं और उनके साथ आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो वो क्या लगेगा, दैट लगेगा। जैसे आप कह सकते हैं दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा, जो एंटीसीडेंट था बुक, उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है। तो ये आपके लिए काम आसान कर दिया। जब आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए थे उन्होंने हु विच दैट, तो आपके लिए आसान क्या हो गया, क्योंकि आपको तो एक रूल पता है, सुपरलेटिव डिग्री का जब यूज होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या लगाएंगे, दैट। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे अब कि विच भी तो ठीक लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट बुक विच आई हैव एवर रेड, क्योंकि बुक है, थिंग है, तो विच आना चाहिए। मगर कौन सा रूल स्ट्राइक करेगा फिर आपके मन में, सुपरलेटिव डिग्री। द बेस्ट बुक लगा है उसके साथ, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा, दैट आएगा। ये रूल आप याद रखिए। कुछ वर्ड्स आपको याद रखने होंगे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑल, एनी, नन, नो वन, एनीबडी, एनीथिंग, मच, द लिटिल, द फ्यू। अगर इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं तो उसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो भी दैट लगेगा। जैसे आप ये नहीं कह सकते ऑल विच ग्लिटर्स, आपको कहना होगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए जब आपको इस तरह के रूल्स पता होंगे। देयर इज मच दैट आई नीड, तो यहाँ हर केस में जहां जहां दैट लगा है उसे आपको याद रखना होगा। आई लॉस्ट द लिटिल मनी दैट आई हैड अर्न, और देयर वॉज नॉट एनी दैट कुड बी फॉलोड। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऑल, एनी, नन, नो वन, सबको याद कीजिएगा। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते और रीडिंग करते करते आपको समझ आने लग जाता है और वो आपका पार्ट बन जाता है नॉलेज का और आपको याद रहता है। तो इस तरीके से आप इस वाली एरर को भी कर पाएंगे। जैसे आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे तो आपको दैट अपने आप से याद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, द सेम। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं द सेम प्लस नाउन के साथ दैट आ रहा है। अगर सेम वर्ड यूज हो रहा है और द ओनली प्लस नाउन के साथ भी क्या आ रहा है, दैट आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे विच और हु का यूज आप ना करें, वो गलत होगा। तो ये फिर से आपके लिए आसान हो गया काम समझने के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम में और आपके सामने ऑप्शन आते हैं दैट, विच और हु, विद इन अ सेकेंड आपको आंसर पता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू, दिस इज द सेम मैन दैट वी मेट yesterday, this is the same dog that I wanted to buy, this is the only book that I have read, और this is the only girl that has passed। तो कितना आसान है आपके लिए समझना। अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा यार विच और हु भी तो चल ही रहा है कि आपने कहा दिस इज द सेम बुक विच आई गेव यू, तो रीजन आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपको ये रूल नहीं पता। अनलेस यू नो दिस रूल, आप इस एरर को नहीं कर पाएंगे लॉजिकली। क्यों दैट आना चाहिए, आपको विच भी स्ट्राइक करता रहेगा, मगर रूल पता है आपको कि द ओनली, द सेम के साथ जब नाउन आएगा तो क्या आएगा, दैट आएगा। हु, व्हाट, दैट। अगर कोई क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका हु या व्हाट से स्टार्ट होता है और उस सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, तो फॉर श्योर वो क्या होगा, दैट होगा। एग्जांपल से आप देख लीजिए, व्हाट इज, सेंटेंस आया आपके सामने व्हाट इज, यहां आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। फिर व्हाट इज देयर, फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। हु इज द गर्ल, फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। हु इज ही, फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। तो बिना सोचे समझे आपको ये रूल आसानी से बता रहा है
कि चारों केसेस में क्या आएगा, दैट। और रूल क्या है, अगर ऑलरेडी आपका सेंटेंस हु और वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ती है, रिलेटिव प्रोनाउन की, तो वो क्या होगा, दैट होगा, 100% दैट होगा। सो हु इज इट विच ही कांट अंडरस्टैंड नहीं होगा, दैट ही कांट अंडरस्टैंड। व्हाट इज देयर विच आई कांट, विच नहीं होगा, दैट होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु और वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वहां आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या लाना है, दैट लाना है। प्रेपोजिशन प्लस दैट प्लस प्रेपोजिशन, ये वाला सेंटेंस देखिएगा जी आप। मैंने दो जगह आपको यहां पर प्रेपोजिशन दिखाई है, दैट से पहले या दैट के बाद। हमने विच के तो पहले लगाई थी, मगर सेम कंडीशन अगर आपके सामने आ जाए दैट के लिए तो बस वो प्रेपोजिशन बाद में चली जाती है, मतलब कि दैट से पहले नहीं लगेगी, वो सेंटेंस के एंड में चली जाएगी, यानी कि दैट के बाद आएगी। आप देख सकते हैं दिस इज द ओनली चेयर, ओनली था यहाँ पर, तो दोस्तों आपको पता लग गया दैट आएगा। सो ऑन दैट आई सिट ना लिखें आप, दैट आई सिट ऑन। आई हैव सीन द होटल दैट शी लिव्स इन, सो इन दैट नहीं आएगा, मगर विच लगाएं अगर आप तो इन विच, ऑन विच हम लगा रहे थे। अगला सेंटेंस, दिस इज द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट, तो अबाउट विच तो आ सकता था, मगर अबाउट दैट नहीं आ सकता। तो प्रेपोजिशन प्लस दैट में आपको याद रखना है, अगर दैट के साथ आपको कोई प्रेपोजिशन लगाने के लिए आ रहा है तो वो बाद में जाएगा सेंटेंस के, वो इन दैट, ऑन दैट ये नहीं हो सकता। दोस्तों अगला रिलेटिव प्रोनाउन है वर्ड। अब इसमें क्या अलग होगा हु विच दैट से, ये थिंग्स के लिए लगेगा। इसमें मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, ये थिंग्स के लिए तो चलो ठीक है लगेगा, विदाउट एंटीसीडेंट। वहां पर हम कोई ना कोई एंटीसीडेंट यूज कर रहे थे, द बुक विच, द बॉय हु, इस तरीके से हम कुछ ना कुछ यूज कर रहे थे, या द टेबल दैट, कुछ ऐसा हम लगा रहे थे। मगर यहां आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर एंटीसीडेंट नहीं है। आई नो वट यू वॉन्ट टू से, आई कांट अंडरस्टैंड वट ही सेज, और वट ही सेज इज नेवर ट्रू। तो वट किसके लिए लगा ये आपको नहीं पता चल रहा है यहाँ। जैसे आप डिफरेंस देख सकते हैं, आई हैव अंडरस्टूड द स्टोरी विच यू आर टेलिंग, तो जब एंटीसीडेंट था तो द स्टोरी वट यू आर टेलिंग तो नहीं मैंने बोला। अगर मुझे यहाँ वट लगाना हो तो मैं इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूँ और मैं सेंटेंस को सिंपली क्या लिख सकता हूँ, आई हैव अंडरस्टूड वट यू आर टेलिंग। तो था ना दोस्तों कितना आसान, सिर्फ आपको क्या पता लगाना है कि वट के साथ एंटीसीडेंट नहीं आएगा, तो वट हु विच दैट से बहुत ज़्यादा अलग चलेगा। जब भी आपको सेंटेंस में ऐसा लगे कि एंटीसीडेंट नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, वट, विच हु दैट वहाँ आने का मतलब नहीं रहेगा। तो ये था आपका वट का यूज। चलिए देखते हैं लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन बट, उसका यूज कैसे होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। बट के और भी मीनिंग होते हैं, मगर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज होगा वो देखेंगे। तो जब वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो बट का मतलब आप एक तरीके से याद रखिएगा, बस हु नॉट विच नॉट, आपको बहुत आसानी होगी इसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह समझने में। ये जनरली नन, नथिंग इस तरह के वर्ड के साथ आएगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर इज नन बट एडमायर, देयर इज नन बट एडमायर्स हिम। भाई कोई नहीं है जो उसे एडमायर नहीं करता। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको जो सेंस आ रहा है बट का, हु नॉट, जैसे आप कह सकते हैं देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट कैन बी अंडरस्टूड, देयर इज नथिंग बट कैन बी अंडरस्टूड। भाई ऐसा कुछ नहीं है जिसे समझा नहीं जा सकता। तो जब जब आपको इस बट को समझने की कोशिश करनी हो तो पर्सन के लिए हो यहाँ पर, तो आप क्या करें, आप उसमें हु नोट देखने की कोशिश करें। और अगर थिंग्स के लिए हो तो आप क्या करें, आप उसमें विच नोट देखने की कोशिश करें, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने सीखा हु, विच, दैट, व्हाट और बट। अभी इसमें मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं कराई है। जब मैं पूरा प्रोनाउन आपको पढ़ा दूंगा मैं उन पर एरर्स और फिलअप सेपरेटली लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल आप इन्हें समझते रहिए, सभी काइंड्स को डीप में जाकर समझिएगा। ये मेरी 4th वीडियो थी और इसमें मैं अभी तक 4 काइंड्स करा चुका हूँ।
मैंने इसमें पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करा दिया है, एम्फेटिक करा दिया है, और आज वाली वीडियो में आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन। और अगली वीडियोस में बचे हुए काइंड्स मैं लेकर आऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपका कोई डाउट बचा है तो वो भी बताइएगा। अगर कोई ऐसा डाउट होगा तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ये मत सोचिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर मैंने इतना पढ़ा दिया तो यहीं पर ओवर है। अगर आप पे कोई डाउट होगा तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।